Good morning, students. Today we will discuss about group 16. Group 16 comprises of oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. The electronic configuration of group 16 in general can be represented as Ns2Np6. Now look at the electronic configuration: oxygen 2s2 2p4, sulfur 3s2 3p4, selenium 4s2 4p4, tellurium 5s2 5p6. Atomic radii and ionic radii. As we move down the group, the atomic and the ionic radii increases because of the increase in the number of shell at each level. Now, since the size increases from going from top to bottom, the ionization enthalpy decreases. Now, electron gain enthalpy of group 16 elements is generally higher. They have a high negative electron gain enthalpy. Why? Because of their electronic configuration. See, they have a tendency to gain 2 additional electrons. Since they have, in order to complete their octet, they can easily gain 2 electrons. So that is why they have a high negative electron gain enthalpy. तो हमें क्या ट्रेंड मिलना चाहिए कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ रहा है. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का. लेकिन नहीं होता. ऑक्सीजन हैज़ द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब ऑक्सीजन का लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे वो 2p ऑर्बिटल में एंटर करेंगे. 2p ऑर्बिटल का साइज बहुत छोटा है. 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी. तो बिकॉज ऑफ दीज रिपल्शंस in the relatively small 2p shell, these repulsions are very large. तो incoming electron जो है वो आसानी से ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा. As a result, oxygen does not has a high negative electron gain enthalpy as compared to the other members of this group. Now, second trend is electronegativity. ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा. Oxygen and sulfur, they are non-metals. Selenium and tellurium, they are metalloids. Polonium metal है, radioactive है. और ये सारे elements they show allotropy. Now coming to the oxidation states shown by group 16 elements. अब group 16 के जो elements हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर जो oxidation state show किया जाता है that is -2, +2, +4 एंड +6. ऑक्सीजन जो है वो हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा एक्सेप्ट इन OF2. यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? F के साथ. और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है. The stability of -2 oxidation state decreases down the group. Since electronegativity of oxygen is very high, it shows only a negative oxidation state in OF. Now बाकी के जो elements हो गए, +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +6 भी शो करते हैं. सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम ज़्यादातर शो करेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो कि जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, वेयर एज द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट. नाउ अगेन ऑक्सीजन शोज anomalous behavior because of the small size, high electronegativity and the absence of d orbitals. Now let us discuss the chemical properties. The first and the most important is the reaction with hydrogen.
Now all the elements of this group they react with hydrogen to give hydrides. क्या हाइड्राइड्स बनेंगे? H2E टाइप के हाइड्राइड्स बनेंगे. कैसा स्ट्रक्चर होगा इनका? इस टाइप का. जैसे हमारा क्या होता है? वाटर HHO. ठीक है. तो क्या क्या हाइड्राइड्स बन जाते हैं हमारे? H2O, H2S, H2SE, H2E. अब इनका शेप कैसा होता है हाइड्राइड्स का? हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो शेप हो जाता है इनका बेंट या फिर रेगुलर या फिर हम वी शेप भी बोलते हैं इसको. अब तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन हाइड्राइड्स की बॉन्ड एंगल. अब लुक एट द स्ट्रक्चर. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3, लेकिन बॉन्ड एंगल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? वाटर का 104 है, H2S का 92 होता है, H2SE का 91 है, H2TE का 90 है. मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जा रहा है. अब बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है? ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है. तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है? सेंट्रल मेटल एटम से दूर जा रहा है. ये जो बॉन्ड पेयर है ये दूर जा रहा है. अब जब ये बॉन्ड पेयर दूर जाएगा तो इन दोनों के जो बीच में रिपल्शंस हैं वो रिपल्शंस क्या होंगी? कम होती जाएंगी. जब रिपल्शंस कम हो जाएंगी तो दोनों पास पास आते जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा. So we get the trend that on moving from top to bottom, the bond angle in the hydrides it increases. Now next property is boiling point of hydrides. Now the boiling point of hydrides में हमें जो trend मिलता है वो ये मिलता है कि ऊपर से नीचे जाने में जो boiling point है वो increase होगा. सीधी सी बात है, साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. बट हियर वी हैव अ एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, highly electronegative है, it shows hydrogen bonding and because of the hydrogen bonding it has a very high melting and boiling point. तो next property जो आती है वो आती है acidic character. अब acidic character कैसे डिटरमाइन होता है कि आपका जो एसिड है वो जितनी आसानी से H+ आयंस रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. अब यहाँ पे जो हाइड्राइड्स होते हैं इन एक्वस मीडियम दे डिसोसिएट टू गिव H आयंस इन 2 स्टेप्स. पहले एक H आयन रिलीज होगा फिर दूसरा H आयन रिलीज होगा. अब व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो एटम का जो है साइज बढ़ रहा है. ठीक है. O का साइज O से S, S से SE, SE से TE का साइज बढ़ता जा रहा है. अब साइज बढ़ता जा रहा है तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ती जा रही है. मतलब HOH ये बॉन्ड लेंथ, HSH बॉन्ड लेंथ भी, ये जो H बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है. अब जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड उतना ही आसानी से टूट जाएगा. जितनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतनी आसानी से हमें H+ आयन मिलेगा. तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द क्लीवेज ऑफ H एंड X जो हमारा एटम है, दो क्लीवेज इज़ ईजी. जब आसानी से बॉन्ड टूट सकता है, आसानी से H+ आयन रिलीज होगा तो उनका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है. तो जैसे जैसे यहाँ पे साइज बढ़ेगा X एटम का उतना ही बॉन्ड वीक होगा, मतलब उतनी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है. तो जब आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है. तो एज अ रिजल्ट H2O इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू H2S विच इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू H2SE विच इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू H2T. तो स्टेबिलिटी हमारी क्या हो रही है? इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. और नेक्स्ट आपका आता है इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर. रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? जितना आसानी से वो हाइड्रोजन्स देगा उतना वो अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है. अब देखिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है.
डिक्रीज हो रही है का मतलब कि ये जो है ये सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है मतलब आसानी से H दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा आसानी से। जब आसानी से हाइड्रोजन दे देगा तो मतलब इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो दैट मीन्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, इसका। रीज़न सेम, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन देयर थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर। ये तो हो गई हाइड्राइड्स की बात कि ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्राइड्स। अब नाउ देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 they give two types of oxides, dioxides and trioxides। तो ऑक्सीजन तो खैर ऑक्साइड बनाएगा ही नहीं खुद ही। तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम दे गिव डाइऑक्साइड्स ऑफ दिस टाइप एंड ट्राइऑक्साइड्स ऑफ दिस टाइप। सिंस ये नॉन मेटल्स हैं तो इनकी जो ऑक्साइड्स हैं दे विल बी एसिडिक इन नेचर, और ऊपर से नीचे जाने पर इनका एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता जाता है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टेबिलिटी, सिंस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज़ मोर स्टेबल दैन +4। अब सल्फर के केस में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो SO2 है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है। अब हमें पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कि जैसे हम नीचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी जो होती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या होती है, कम होती जाती है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो TeO2 है इट विल एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है और रिड्यूसिंग नेचर जो है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाती है एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। ओके। तो नेक्स्ट आता है आपका इसमें रिएक्शन विद हेलोजेंस। अब ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं हेलोजेंस के साथ आसानी से रिएक्शन करते हैं और हमें E6X मतलब हेक्सा हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स एंड डाई हैलाइड्स काफ़ी तरीके की मिल जाती हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके आ जाती है वो आती है कि जो हैलाइड्स का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होता है इन द ऑर्डर दिस। ठीक है। फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आयोडाइड्स। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सल्फ़र का हमने ले लिया हेक्सा फ्लोराइड्स में, तो SF6 इज़ मोर स्टेबल, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो बाकी हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है। एंड जो फ्लोरीन है वही हेक्सा हैलाइड्स बनाता है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड के हेक्सा हैलाइड्स नहीं बनते, इनके टेट्रा हैलाइड्स बनते हैं, डाई हैलाइड्स बनते हैं। ठीक है। थैंक यू।